हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ओवरहेड। हम लोगों का पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, लेबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है। सो अगर आप लोगों को वो क्लास करना है, पीछे जाके सब वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ओवर स्टार्ट कर रहे हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं। आज का जो हम लोग क्लास है वो है ओवरहेड। किस पे है? ओवरहेड, है ना। हम लोगों का क्लास किस पे आज? ओवरहेड पे। ओवरहेड क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। ओवरहेड समझने से पहले ये समझो, हम लोगों का कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट का खर्चा होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट लगता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है? दो तरह को इसको हम लोग बांटते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सब करवाया हुआ है। ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिर इसको तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या भैया? पहला होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तीन भागों में बांटा गया इसको। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तीनों को अगर हम लोग सम अप करेंगे, तीनों को अगर जोड़ देंगे, तो जो खर्चा होगा वही हम लोगों का कहलाएगा ओवरहेड। मतलब हम लोग अगर जनरल वे में बोले तो क्या बोलेंगे? द सम ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज ओवरहेड। क्या बोले? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ओवरऑल खर्चा होता है उसको हम लोग ओवरहेड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है ओवरहेड मींस टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल दिए। अगला, दिस कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विथ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग ना ये खर्चा, ये जो तीनों मिला के जो खर्चा होता है, जो ओवरहेड होता है, इसको हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के में से नहीं निकाल सकते कि भैया एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ है। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक साथ खर्चा होता है। लेट से एक जो रूम होता है, एक रूम का रेंट लिए। अब एक रूम में मेरा तीनों काम हो रहा है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम हो रहा है, मेरा सेलिंग का भी काम हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन का भी काम हो रहा है ना। अब वो जो खर्चा है वो तो तीनों में जा रहा है, तीनों में जा रहा है। और फिर मान लो मेरा दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो वही प्रोडक्ट बनाने, दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही रूम रेंट जा रहा है। तो ऐसे हम लोग ये समझाने के लिए था कि भैया एक प्रोडक्ट पे हम लोग ओवरहेड नहीं निकाल सकते, एक प्रोडक्ट का खर्चा हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तभी हम लोग उसको ओवरहेड के थ्रू निकालते हैं। ठीक है। दिस कॉस्ट आर कॉमन कॉस्ट। ये क्या होता है? कॉमन कॉस्ट होता है, सबके लिए एक ही कॉस्ट होता है। ये ऑफिस का खर्चा हो सकता है, फैक्ट्री का खर्चा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का किसी का भी खर्चा हो सकता है। ठीक है, ओवरहेड समझ में आ गया। अच्छा, यहां एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है CIMA, CIMA लंदन, CIMA लंदन से ये डेफिनेशन दिया हुआ है। ओवरहेड इज अ एक्सपेंस ऑन लेबर, ओवरहेड इज expense on labor, material and services which cannot be, which cannot be economically identified
identified with a specific with a specific sellable cost per unit, cost per unit। ध्यान से समझना यहाँ क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है ओवरहेड इज एन एक्सपेंस, ओवरहेड वो खर्चा है जो कि लेबर, मटेरियल और सर्विसेज पे होता है, जिसका हम लोग इकोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिक सेलेबल कॉस्ट पर यूनिट में। हम लोग हर कॉस्ट, हम लोगों का जो सेल होगा, जो प्रोडक्ट, उसका हर प्रोडक्ट का सेल पे हम लोग नहीं निकाल सकते कि उसका खर्चा कितना हुआ। जो खर्चा हम लोग नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, उसको हम लोग ओवरहेड के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब आते हैं हम लोग ओवरहेड का क्लासिफिकेशन की तरफ। ओवरहेड को 4 भागों में बांटा गया है। ओवरहेड को 4 भागों में बांटा गया, इसको फिर हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एलिमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज। दूसरा होता है फंक्शन वाइज, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तीसरा होता है बिहेवियर वाइज। और चौथा होता है कंट्रोल वाइज। ठीक है, ओवरहेड को कितना 4 भागों में बांटा गया। पहला है एलिमेंट वाइज, दूसरा फंक्शनल बिहेवियर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तीसरा बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, चौथा है कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, एलिमेंट में, एलिमेंट को फिर 3 भाग में बांटा गया है। एलिमेंट में क्या क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एलिमेंट वाइज में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट material cannot be traced as a part of the finished product. The cost are treated as factory overhead, administration overhead, selling overhead on the basis of their place of incurrence। बोला जा रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें से डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर होता है दिस कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज टू एनी प्रोडक्ट और यूनिट, दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई सच प्रोडक्ट यूनिट। हम लोग ना जब कोई जो लेबर हम लोगों का खर्चा हो रहा है एक प्रोडक्ट पे, है ना, एक प्रोडक्ट पे खर्चा हो रहा है एक लेबर, तो हम लोग उसमें तो दे देते हैं कि भैया पूरा का पूरा लेबर इस प्रोडक्ट में लगा है। लेकिन एक कॉमन लेबर है, एक कॉमन लेबर है, मतलब एक मशीन है, मशीन को साफ कर रहा है, मशीन को साफ कर रहा है। अब उस मशीन को जो साफ कर रहा है और वो जो सामान बना रहा है, प्रोडक्ट फिनिश गुड्स तैयार कर रहा है, उस फिनिश गुड्स तैयार करने में बहुत सारा फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? कॉमनली हर मशीन को साफ कर रहा है, वहां हर मशीन को साफ कर रहा है। तो वो उसका जो लेबर लग रहा है, उसका जो लेबर लग रहा है हर मशीन पे लग रहा है, एक मशीन पे नहीं लग रहा है जिससे एक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, उस मशीन को साफ नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? हर मशीन को साफ कर रहा है, वहां पे जितना मशीन है वो सबको साफ कर रहा है। तो जब जितना प्रोडक्ट है उसका जो लेबर है सारा प्रोडक्ट में मेरे को देना होगा। क्यों? क्योंकि वो तो साफ कर रहा है, वो सारा प्रोडक्ट को कर रहा है ना। तो जैसे वो जो लेबर दे रहा है उसको हम लोग एक प्रोडक्ट पे देने से मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग बोले तब तो जितना एक प्रोडक्ट पे जो लेबर दे देंगे उसका, तो सारा प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा सस्ता तो हो जाएगा, बट इसका जो प्राइस बढ़ जाएगा, इसके वजह से इसका प्रॉब्लम हो जाएगा, वो जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा। ठीक है, इसके वजह से सही से हम लोगों को ये हिसाब लगाना जरूरी है कि भैया वो जो क्लीन किया वो क्या क्या क्लीन किया है। तो उस हिसाब से हम लोग उस प्रोडक्ट, मेरे पास अगर 5 प्रोडक्ट है तो 5 प्रोडक्ट में उसका लेबर को हम लोग उस हिसाब से बांटेंगे जिस हिसाब से वो काम किया है। ठीक है,
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर होता है, और वो खर्चा जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल में नहीं जाता है, इनडायरेक्ट लेबर में नहीं जाता है, ना वो डायरेक्ट खर्चा है, तो वो सारा खर्चा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। फिर से समझना इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चा जो इनडायरेक्ट मटेरियल में नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट लेबर में नहीं जा रहा है, ना तो वो किसी डायरेक्ट खर्चा में जा रहा है, तो जो खर्चा बच गया वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंदर। ठीक है, इसके अंदर रेंट आता है, रेट्स आता है, टैक्सेस आता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आ रहा है, पहले के अंदर आ रहा है फ्यूल, ऑयल, ये सब आ रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर। मतलब मटेरियल को लाने का खर्चा भी तो लगता है ना, मेरा मटेरियल को जो ला रहा है, कैरिंग कर रहे हैं, उसमें भी तो खर्चा हो रहा है। अब एक जब हम लोग किसी गाड़ी से अगर सामान मंगा रहे हैं, किसी गाड़ी से सामान मंगा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है एक ही प्रोडक्ट बनाने का सामान मंगाएंगे, हम लोग तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने का सामान मंगा सकते हैं। तो वो जो खर्चा हो रहा है, मेरे को हर प्रोडक्ट में देना होगा, इसीलिए होता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, अभी हम तुमको बताए, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ क्लीनिंग करने का क्लीनिंग सैलरी, मतलब जो हम लोग की जो क्लीनर है, जो हम लोगों का मशीन साफ कर रहा है, रूम को साफ कर रहा है, प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है वहां अगर गंदा हो गया वहां साफ कर रहा है, तो वो सब का जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट लेबर में जाता है ना। कोई नाइट शिफ्ट काम कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में, इनडायरेक्ट लेबर में चल जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, रेंट, टैक्सेस, ये सब इसमें आता है। ठीक है, रेंट, टैक्सेस इसमें आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या, चलो इसमें आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आता है, सबसे पहला आता है फंक्शनल का मतलब फंक्शन के हिसाब से, सबसे पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, पहला क्या है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये फंक्शनल वाइज है। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, वो खर्चा वो इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, जो कि फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री काम करने में खर्चा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जितना भी है, वो अगर फैक्ट्री लेवल पे खर्चा हो रहा है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जितना भी इनडायरेक्ट है, अगर वो पॉलिसी बनाने में, प्लान बनाने में, उसके बाद मैनेजरियल काम करने में, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का काम है, जितना भी कागज का काम है, जितना थियोरेटिकल काम है, उसके लिए जो खर्चा हो रहा है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में रखते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिस ओवरहेड में, मतलब जो थियोरेटिकल काम करता है, पॉलिसी बनाता है, प्लान बनाता है, कागज पे काम करता है, वो लोग के लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रखें। उसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी आएगा सब हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चल जाएगा। ठीक है, अच्छा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों का सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लग रहा है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम लोग स्टार्टिंग से, जब तक हम लोग प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे कि मेरा कस्टमर रिटेन होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है हम लोगों का प्रोडक्ट की तरफ, कस्टमर मेरा प्रोडक्ट के बारे में जानने का इच्छा करता है, एडवर्टाइजमेंट से होता है। उसके बाद बहुत सारा हम लोग नया स्कीम लेके आते हैं, नया डिस्काउंट का काम करते हैं। तो जितना भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे खर्चा करते हैं, उस सब कहाँ जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में खर्चा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से आता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड जो फैक्ट्री के लेवल पे काम करता है वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड। वो जो पॉलिसी मेकिंग में काम आता है, ऑफिस का काम कर रहा है, ऑफिस का मैनेजर है, वो लोग को जो पैसा दे रहे हैं, सब कहाँ आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। अच्छा, सेलिंग में कौन काम कर रहा है, सेलिंग के लिए मेरा अलग अलग तरह का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ रहा है, मेरे को डिलीवरी करने के लिए इंसान को पैसा देना पड़ रहा है, मेरे को सेल करने के लिए अलग से मेरे को एक रूम लेना पड़ रहा है, शोरूम बनाना पड़ रहा है, उसका रेंट देना पड़ रहा है, उसका लाइटिंग का खर्चा देना पड़ रहा है, वो सब कहाँ आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शन वाइज कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ कहाँ पैसा मेरा खर्चा हो रहा है। फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मिल जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में खर्चा हो रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, ये दोनों समझ में आएगा। एलिमेंट वाइज में इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट लेबर था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ये सारा अगर फैक्ट्री में काम हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ये सारा अगर एडमिनिस्ट्रेशन के काम में आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, अगर ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आ रहा है तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का है बिहेवियर वाइज। बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसको भी हम लोग 3 टाइम्स यानी 3 भाग में बांटते हैं, 3 टाइप में इसको भी हम लोग बांटते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ये एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स होता है। एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। याद रखना, ये पर यूनिट चेंज नहीं होता है, ये एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा घर में 5,000 रुपया रेंट जा रहा है, क्या जा रहा है, 5,000 रेंट जा रहा है घर का। ठीक है, 5,000 घर का रेंट जा रहा है। अब ये 5,000 जो रेंट जा रहा है, इसमें अगर हम लोग 10 प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी मेरा 5,000 रेंट जाएगा, और अगर हम लोग 500 प्रोडक्ट बनाएंगे फिर भी मेरा 5,000 रेंट जाएगा। बट इस घर का कैपेसिटी है 700 प्रोडक्ट बनाने का, क्या है 700, मतलब इस घर में हम लोग 700 प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम लोग 700 प्रोडक्ट बनाते हैं फिर भी हम लोगों का 5,000 ही रेंट जा रहा है। मतलब अगर हम लोग 700 प्रोडक्ट तक हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा रेंट कितना होगा, 5,000। उससे कम करे, उससे और कम करे, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग अगर जीरो प्रोडक्शन करें फिर भी मेरे को ये रेंट फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को बियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अगर जीरो प्रोडक्शन करते हैं फिर भी मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसको बियर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब समझना, मेरा यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज कब होता है, जब अब मेरा कैपेसिटी कितना है 700 प्रोडक्ट का, कितना कैपेसिटी है 700 प्रोडक्ट का, मेरे को 1000 प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाना है 1000। अब देखो ये प्रोडक्शन बढ़ गया ना, प्रोडक्शन बढ़ गया, 700 कैपेसिटी था, मेरे को अलग से रेंट लेना होगा, फिर एक रूम लिए जिसमें 700 कैपेसिटी है और इसका भी रूम 5,000 रुपये है। अब तुम 1000 बनाओ, 1100 बनाओ, 1200 बनाओ, सारा में खर्चा कितना होगा 5,000 प्लस 5,000 10,000 का मेरा रेंट जाएगा। अगर हम लोग चाहे 1000 पीस बनाए, 700 बनाए, 800 बनाए, 700 बनाए, 800 बनाए, 1200 बनाए, 1400 बनाए, 1400 जब तक बनाएंगे तब तक 10,000 रुपया खर्चा होगा। मतलब एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो बियर करना पड़ता है हमको एज इट इज, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला होता है वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि वैरी करता है पर यूनिट के साथ वैरी करता है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट के साथ वैरी कर रहा है, पर यूनिट के साथ, ध्यान से समझना। अब मान लेते हैं हम लोगों को एक मोबाइल बनाना है, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग मोबाइल प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, 10 मोबाइल बनाते हैं, तो मेरे को 10 मेरे को उसका स्पीकर लगेगा,
10 स्पीकर लगेगा 10 मोबाइल में, 10 उसका स्क्रीन लगेगा। मतलब अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो मेरा ना स्क्रीन का खर्चा होगा ना स्पीकर का खर्चा होगा। अगर हम लोग 50 पीस बनाएंगे तो मेरे को 50 स्क्रीन लगेगा, मेरे को 50 स्पीकर्स लगेगा, और भी जितना भी कुछ भी लगता है सब मेरे को, मतलब हर यूनिट के साथ जितना यूनिट हम लोग बढ़ाते चल जाएंगे मेरा कॉस्ट बढ़ते चल जाएगा। ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, जो कि मेरा हर यूनिट प्रोडक्शन के साथ वो वैरी कर रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अगर हम लोग कम करेंगे तो वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हर यूनिट के साथ अगर वो बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट है, हर यूनिट के साथ घट रहा है तो भी वो वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब हर यूनिट के साथ वो चेंज हो रहा है, हर यूनिट के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये ना एक लेवल तक जैसे फिक्स्ड कॉस्ट था वो क्या हो रहा था, वो फिक्स्ड है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद अगर बढ़ रहा है वो फिर से फिक्स्ड हो जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके। बट सेमी वेरिएबल क्या होता है? ये एक पॉइंट तक तो फिक्स रहता है, उसके बाद वेरिएबल के जैसा काम करने लगता है। एक पॉइंट तक वो फिक्स होता है, उसके बाद वो वेरिएबल के जैसे काम करने लगता है। जैसे कि टेलीफोन अभी कोई यूज नहीं करता है, पहले जो टेलीफोन होता था ना, जो टेलीफोन का चार्जेस ऐसा होता था, टेलीफोन जो यूज करता था, टेलीफोन बिल जो आता था वो इस तरह से आता था। लेट्स से 50 कॉल्स जब तक होगा, 50 कॉल जब तक होगा तब तक तुमको 300 रुपया देना होगा, ठीक है। अब तुम 1 कॉल करो, 10 कॉल करो, 20 कॉल करो, 40 कॉल करो, तुमको 300 रुपया देना होगा। बट अगर तुम 50 के बाद 51वां कॉल किया ना, फिर 1 कॉल का तुमको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा। फिर अगर तुम 52 कॉल किया तो फिर 2 कॉल का एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा। मतलब वो 50 कॉल तक तो फिक्स्ड है, 50 के बाद वो वेरिएबल का जैसे काम कर रहा है। जितना यूनिट बढ़ रहा है उतना यूनिट मेरे को ज्यादा खर्चा हो रहा है। बात समझ में आया? एक यूनिट तक वो फिक्स्ड है, उसके बाद वो वेरिएबल के जैसे काम कर रहा है। बट फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था, ध्यान से समझना। रूम का जो रेंट था वो मेरा 5000 था, अगला जो रूम लिए उसमें फिर 10,000 हो गया, वो फिर से फिक्स्ड हो गया। वो 5000 5000 10,000 वो फिर से फिक्स्ड हो गया। वो मेरा 1400 यूनिट तक फिर से वो फिक्स ही रहेगा, वो 10,000 ही खर्च होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक यूनिट तक एक टाइम तक तो फिक्स होता है, उसके बाद वो वेरिएबल के जैसा काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वो खर्चा जो एक पॉइंट तक फिक्स्ड हो उसके बाद वो चेंज हो जाए, वेरिएबल के जैसा काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आ गया, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है? अगला है कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन। कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन में 2 तरह का होता है, एक कंट्रोलेबल, दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल। ठीक है, कंट्रोलेबल वो कॉस्ट जो हम लोग कंट्रोल में, अनकंट्रोलेबल जो हम लोग कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसका ज्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि ये बोलता है लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यही 3 पे ज्यादा फोकस देंगे। पहला हम लोगों का एलिमेंट वाइज, दूसरा फंक्शन वाइज, तीसरा बिहेवियर वाइज। एलिमेंट वाइज में क्या था? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फंक्शन वाइज में फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बिहेवियर वाइज में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, हम लोग समझते हैं नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। भैया क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग सीखे इतना सारा, ये जरूरी क्यों है? ये क्या काम में आता है ओवरहेड का? ठीक है, सबसे पहला जो नीड है वो है एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है ये? इनडायरेक्ट कॉस्ट समझना ध्यान से। डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो तो हम लोग डायरेक्टली एक जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पे हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं, भैया इस प्रोडक्ट का ये कॉस्ट है, जोड़ दिए। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट का केस में थोड़ा चेंज होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। तो डायरेक्टली जब नहीं दे सकते, इसी के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को इसको प्रपोर्शन में बांटना होता है। ठीक है, प्रपोर्शन में बांटने के लिए जो प्रपोर्शन में जो बढ़ता है इसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है?
एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। किसको बोले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, भैया जो खर्चा हुआ मेरा, ओवरहेड का जो खर्चा हुआ उसको हम लोग डायरेक्टली तो किसी प्रोडक्ट पे नहीं दे सकते, हम लोगों को उसको बांटना होगा, हम लोगों को उसको बांटना होगा। किस बेसिस पे बांटना होगा, प्रोपोर्शन के बेसिस में, जो जितना यूज किया उस हिसाब से। तो उसको जो बांटने का जो भी तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये ICMA लंदन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन को बोलता है, डिफाइन करता है एज the allotment of proportion of items of cost to cost unit and cost center और cost center। भैया क्या बोल रहा है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बोला जाता है कि अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट को अलॉट करना प्रोपोर्शन में उसका कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर के बेस पे। ठीक है, इसके लिए, इस एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोगों को क्लासिफिकेशन जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पहले पता करना होगा कि खर्चा कहाँ हुआ है। हम लोगों को फैक्ट्री में हुआ है ना, पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है ना, मेरा सेलिंग का खर्चा है, ये फिक्स नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है, कौन सा नेचर का है, उस हिसाब से हम लोग अलॉटमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, क्लासिफाई करना होगा। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए जरूरी है ताकि हम लोग उसको अलॉट कर सके, हम लोग अलग अलग जगह अलॉट कर सके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ठीक है क्या, चलो अगला देखते हैं। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ओवर कॉस्ट यूनिट, उसके ठीक लगा हुआ ही है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ओवर कॉस्ट यूनिट। अगला क्यों जरूरी है भैया क्लासिफिकेशन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ओवर कॉस्ट यूनिट के ऊपर जो ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा उसके लिए क्या बोल रहा है यहाँ देखो, द ओवरहेड नीड टू बी apportioned first among different department or cost center, thereafter the apportioned portion should be spread over the cost unit some equitable basis. Absorption of overhead means the allotment of overhead to cost unit unless the overhead are properly classified, this absorption is not possible. अगर हम लोग सही से क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो सही जगह पे हम लोग नहीं डाल पाएंगे, सही कॉस्ट यूनिट पे नहीं डाल पाएंगे, सही कॉस्ट सेंटर पे नहीं डाल पाएंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का जो आंसर निकलेगा वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है हम लोगों को क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम लोग उस कॉस्ट को एब्सॉर्ब कर पाए इन अलग अलग जो भी प्रोडक्ट है मेरा उस पर। अगला है तीसरा जो मेन सबसे जरूरी है, असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। सबसे मेन जो है यही है, असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम लोग पहले भी जानते हैं डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट निकलता है। तो अगर हम लोग सही से इनडायरेक्ट कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, सही से हम लोग कॉस्ट यूनिट पे नहीं डालेंगे, तो सही से प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट नहीं आ पाएगा, तो हम लोग सही से उसका दाम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट सही से निकालने के लिए हम लोगों को क्लासिफिकेशन जरूरी है। समझ में आ गया? अच्छा, अगला दिन, ये क्लास आज के लिए खत्म हो गया। अगला दिन हम लोग इसके आगे ओवरहेड का सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग क्या किया, ओवरहेड को शुरू से देख लिए, ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अगला दिन से हम लोग ओवरहेड का सम्स करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे इसी वीडियो के साथ।